जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, जिसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने पिछले 2 वीडियो इसके ऊपर डाल चुके हैं। पहला था चैप्टर नंबर 1, दूसरा था चैप्टर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिला होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए सीजी बोर्ड प्रिपरेशन पर, और आपको एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज डिस्कशन करते हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, इससे पहले जो हम जनन देख रहे थे वो हम अलैंगिक जनन देख रहे थे, लैंगिक जनन देख रहे थे। पुष्पों में हमने देखा और कुछ जो है एक कोशिकीय जीवों में देखा। लेकिन आज हम मानवों के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में किस प्रकार से जनन होते हैं, ह्यूमन में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन देखा जाते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, ये पार्ट नंबर 1 होगा और क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है ये। इससे पहले हम आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं इसको हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न पहला ये है कि पुरुष प्रजनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो सीजी बोर्ड 2020 और 22 में पूछा गया है। अब क्या करना है आपको, मेनली आपको मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना है, आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है, और उसके साथ साथ जो भी भाग दिए गए हैं उनका आपको कार्य लिखना है। पहला क्या है, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स, वास डिफरेंस जिसको हम शुक्रवाहिका कहते हैं, एपिडिडाइमिस, एट्रीब्यूशन और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सभी के आपको एक एक कार्य आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें जो टेस्टिस है, टेस्टिस का क्या बनाना है, अनुप्रस्थ काट का आपको डायग्राम बनाना है। ड्रॉ ओनली ए लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ, इसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, इसी को हम ट्रांसफर सेक्शन भी कहते हैं, ऑफ ए ह्यूमन टेस्टिकल्स। ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शुक्र जनन किसे कहते हैं, वॉट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये है कि मनुष्य में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, इसके बारे में आपको डायग्राम के सहित इसको वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब ग्राफिकली द स्टेजेस लीडिंग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, इसको देखने से पहले हमको कुछ टर्म समझना होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग किसे कहेंगे। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन हेतु, लैंगिक प्रजनन कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है, इसमें हमको 2 जनकों की आवश्यकता होगी, मेल इन फीमेल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जनक मिलकर प्रजनन करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन हेतु विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कुछ अंग पाए जाते हैं। प्रजनन में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, और प्रजनन में भाग लेने वाले इन्हीं अंगों को क्या कहेंगे, हम प्रजनन अंग कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मेल में, अगर ह्यूमंस की बात करूं मेल में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, वृषण होता है। उसी प्रकार जो फीमेल होती है, स्त्री होती हैं, उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। ये क्या हो गए, प्रजनन अंग हो गए। फिर पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। जैसा कि हमको पता है कि अंगों के निर्माण, बहुत सारे अंगों से तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे कि एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को, ठीक है भाई, कोई जीव है या हम मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव में जो जितने भी प्रजनन अंग होंगे उसको एक साथ हम क्या कह रहे हैं, प्रजनन तंत्र कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डायोसियस, एक लिंगश्री, इसे कभी कभी हम यूनिसेक्सुअल भी कह देते हैं। ऐसे जीवों को जिनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं,
एक लिंगाश्री कहलाते हैं या कहते हैं, इसको डायोसिस कहते हैं। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन्स में जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है। जो फीमेल्स होती हैं उसके ओवरी से ओवम का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग नर और मादा में युग्मक का जो निर्माण होता है, गेमिट का निर्माण होता है, वो अलग अलग होता है। पुरुषों में स्पर्म का निर्माण होता है और स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है। तो युग्मक अलग अलग शरीर में बन रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? एक लिंगीय डायोसिस कहेंगे। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य विविपेरस होता है, जरायुज होता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य बच्चे के रूप में प्रजनन करता है, बच्चे के रूप में जन्म देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं कि प्रजनन के समय होने वाले कुछ प्रमुख घटनाएं, कि प्रजनन की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे जो पहली घटना होती है वो है गेमिटोजेनेसिस की। इसको हम युग्मक जनन भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों के नाम से स्पष्ट है, गेमिट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, युग्मक कहने का मतलब ये है कि मेल में जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से शुक्राणु बन रहा है। तो टेस्टिस से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन कहलाएगी। उसी प्रकार फीमेल में अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाएगी, अंडाणु जनन कहलाएगी। इस प्रकार से क्या कहेंगे? युग्मकों यानी कि शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्म जनन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स स्पर्म एंड एग्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा इंसेमिनेशन। इसको हम कहते हैं गर्भाधान। इसका मतलब है कि शुक्राणुओं का योनि में, यानी कि वेजाइनल जो पार्ट होता है, शुक्राणुओं का योनि में स्थानांतरण होना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। इसे हम कहते हैं निषेचन। शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन से या संयुग्मन से द्विगुणित जाइगोट का बनना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि दो अलग अलग युग्मक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इसे हम क्या कहेंगे? निषेचन की प्रक्रिया कहेंगे। आगे इसको हम विस्तार से समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग्स। ठीक है, चौथा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको? इम्प्लांटेशन। इसको बोलते हैं रोपण। रोपण की प्रक्रिया होती है जब निषेचन की प्रक्रिया से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट में लगातार क्या होगा? वृद्धि होगी, भ्रूण बनता है। इसको हम कभी कभी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जाइगोट जब वृद्धि करती है तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं की अवस्था होती है, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ठीक है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का विकास होना तथा गर्भाशय की दीवार पर इस ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड एडेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ द ओवरी। पांचवा जो स्टेज है इसको हम कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन इसका मतलब है भ्रूण का विकास होना। किस प्रकार से जाइगोट बनने के बाद लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस या एम्ब्रियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवा जो स्टेज है इसे हम पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। ठीक है, भ्रूण का विकास होगा, 9 माह बाद क्या होता है? बच्चे के रूप में जन्म देते हैं। तो बच्चों को जन्म देना या गर्भाशय से बच्चों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन या प्रसव कहलाता है। गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन और द एग्जिट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द यूटरस। ठीक है, ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे करने के लिए यहाँ पर इसका डायग्राम आप समझाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसा हो रहा है। फीमेल मेल, हम सबको पता है कि हमारे शरीर में हम कैसे हैं? द्विगुणित हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में 40 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम उसको पेयर की बात करें तो कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेल से क्या बनेगा? मेल से स्पर्म बनता है। तो मेल के प्राथमिक अंग क्या होता है? वृषण, टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या होगी? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होंगे? 46 गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे,
हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। स्पर्म बनेगा, इसको हम गेमिट कहते हैं। स्पर्म कैसा होता है? मेल गेमिट होता है। इसमें क्रोमोसोम कैसा होंगे? 23 क्रोमोसोम, यानी कि जस्ट हाफ हो जाएंगे अपने पेरेंट सेल से। इसे हम कहते हैं हेप्लॉइड। इसका मतलब है युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ठीक वही प्रक्रिया किस में होगी? फीमेल्स में होगी। फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। ओवरी में मियोसिस होगा, oogenesis की प्रक्रिया होगी। जो 46 क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम हो जाएंगी। इसका मतलब है जो गेमिट क्या बनेगी? एग बनेगी। ओवम कैसे हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम इसमें देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा? जब इम्प्लांट जब इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होगी, इंसेमिनेशन के द्वारा जब एग्स और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। इसका मतलब है कि ओम स्पर्म यानी कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट आपस में मिल रहे हैं और क्या हो रहा है? जाइगोट का निर्माण हो रहा है। और जाइगोट कैसे होंगे भाई? ये 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 पेयर में होंगे, यानी कि डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे। ये n है, ये 2n होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 50% फीमेल गेमिट से हमको मिला है और 50% हमको मेल गेमिट से मिला है। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है। वास्तव में जो जाइगोट होता है वो एक कोशिकीय होता है। बाद में इसमें लगातार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर क्या होगा? एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और एम्ब्रियो कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। इसमें भी कैसे होंगे क्रोमोजोम? क्रोमोजोम इसमें भी सेम होंगे, जितना 46 होता है इसमें 46 होंगे। ठीक है। फिर क्या होगा? एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, ये डिप्लॉयड होते हैं, एक बेबी का निर्माण होगा। ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वही जो प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन होगी, ओवम होगा। ठीक है। ओवम के साथ कौन जुड़ेगा? स्पर्म जुड़ेंगे, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट में लगातार संसूची विभाजन होंगे, मरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और एम्ब्रियो का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के प्रजनांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के कुछ प्रजनन अंग होते हैं। आइए उन प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ते हैं। प्रजनन अंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले अंग को हम कहते हैं प्राथमिक प्रजनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक प्रजनांग, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब है कि मनुष्य में वह भाग या वह जनन अंग जिस जनन अंग से युग्मक का निर्माण होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे गोनाड्स हो गए। गोनाड्स कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेल है तो मेल में जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, तो टेस्टिस क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। उसी प्रकार मैं फीमेल के बारे में बात करूँ तो फीमेल में जो ओवरी होती है वो ओवरी से ओवम का निर्माण होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों अंग क्या हो रहे हैं? युग्मकों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो भी अंग युग्मकों का निर्माण करता है उस अंग को ही हम प्राइमरी सेक्स अंग के रूप में मानते हैं। और जो बाकी अंग दिखते हैं जो इसमें सहायता करती हैं इस स्पर्म निर्माण करने के लिए, स्पर्म को स्थानांतरण करने ट्रांसफर करने के लिए, उन सभी को हम किस में मानेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में मानेंगे। ठीक है। चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में जनस, जिसको हम गोनाड कहते हैं। मेल में मेल गोनाड क्या होगा? मेल गोनाड होगा टेस्टिस और फीमेल गोनाड क्या होगा? ओवरी। आगे बढ़ते हैं। ये युग्मक बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये गेमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये युग्मकों के स्थानांतरण में भाग नहीं लेते। ठीक है। स्थानांतरण कहने का मतलब है कि युग्मक का निर्माण हो गया लेकिन इसको ट्रांसफर करने के कार्य प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं करता है। जैसे कि टेस्टिस और ओवरी हो गए, इनका केवल काम होगा युग्मक का निर्माण करना। ट्रांसफर करने का काम किसका होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये लिंग हार्मोन्स स्रावित करते हैं। इसका मतलब है ये सेक्स हार्मोन्स स्रावित करते हैं, जैसे कि एफएसएच और एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स इन सभी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन हार्मोन्स या इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इनके कार्यों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा होता है। इसका मतलब है पीयूष ग्रंथि की दो पाली होती हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली को हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और पश्चपाली को हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो अग्रपाली से ये दो हार्मोन्स बोलते हैं एफएसएच और एलएच हार्मोन्स। भाई गोनाड हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं ह्यूमंस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में है प्रजनांग, कुछ वाहिनियाँ होती हैं, कुछ डक्ट्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये सब इनमें आएंगे जो स्थानांतरण करने का काम करती हैं। ये प्रजनांग या ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये वो गेमिट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये प्रजनांग युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। निर्माण कौन करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये युग्मकों के स्थानांतरण में भाग लेते हैं। ठीक है, एक और मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो केवल युग्मकों का निर्माण करता है, स्थानांतरण में भाग नहीं लेता। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनमें से किसी भी प्रकार का सेक्स हार्मोन, जिसको हम लिंग हार्मोन्स कहते हैं, का स्रावण नहीं होता, इनका सीक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? गोनोड्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक अंतर आपको समझ आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न पहला क्या पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि पुरुष प्रजनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखना है। सीजी बोर्ड 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डायग्राम भी बनाने हैं हमको। और सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स, वास डिफरेंस क्या है, एपिडिडाइमस क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इनके कार्यों को आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पुरुष जनन तंत्र की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इनमें भी कैसे होंगे? दो प्रकार के प्रजनन अंग होंगे। पहला को हम कहते हैं प्राथमिक प्रजननांग, दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक जननांग। चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक जननांग किसे कहेंगे? टेस्टिस। मेनली हम यहाँ पे मेल के बारे में बात करेंगे। तो टेस्टिस को हम कहते हैं वृषण। वृषण जो होता है वो नर जनन तंत्र का वह भाग है जो शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यह जनन तंत्र का मुख्य भाग है, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसकी वृद्धि, विकास एवं कार्य का नियंत्रण किससे होता है? पीयूष ग्रंथि के गुनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के द्वारा होता है, जैसे कि एफएसएच और एलएस हार्मोन्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये प्राथमिक अंग है जहाँ से युग्मक का निर्माण हो रहा है मेल में। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीयक प्रजननांग में पहला क्या है जो सहायता करती है, उसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ये कैसे होते हैं? वन पेयर होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं। दूसरा है वॉस डिफरेंस, इसको कहते हैं शुक्र वाहिकाएँ जो शुक्राणुओं को वाहक के रूप में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। ये कैसे होते हैं? एक जोड़ी ये भी होते हैं। दूसरा है सेमाइनल वेसिकल्स, इसको हम शुक्राशय कहते हैं। ये भी कैसे होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। फिर है केवल एक यूरेथ्रा होती है, इसको यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, पांचवा जो है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। और जो हमको बाह्य रूप में दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसको हम कहते हैं पिनस या शिश्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद रखेंगे कि स्पर्म का इजुकुलेशन और मूत्र का बाहर निकलना दोनों ही एक ही मार्ग से निकलते हैं। ठीक है, कोई अलग सा ओपनिंग नहीं होता है। तो एक टाइम में या तो स्पर्म बाहर होगा या सीमेन बाहर होगा या फिर यूरिन पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने हैं। ठीक है, क्या पूछा है? पुरुष प्रजनन तंत्र का आपको नामांकित आरेख बनाना है, इनका कार्य भी लिखना है। कार्य मैं आगे बताऊंगा। ये डायग्राम है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं सबसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इस प्रकार से, ये इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस वन पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर एक लेयर होती है। इस थैलीनुमा लेयर को हम क्या कहते हैं? वृषण कोश, स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होते हैं जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। और टेस्टिस से ठीक निकला हुआ एक प्रकार से नलीनुमा रचना होती है, इसको बोलते हैं अधिवृषण एपिडाइमिस। फिर स्पर्म को ले जाने वाली शुक्र वाहिकाएँ, जैसी यहाँ से लेकर इस प्रकार से क्या हैं? ये शुक्र वाहिकाएँ हैं। ये शुक्र वाहिकाएँ कहाँ जाकर मिलती हैं? ये शुक्राशय पर जाकर मिलती हैं। और शुक्राशय में जाने के बाद यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा मार्ग द्वारा, यानी कि मूत्र नली द्वारा बाहर पेनिस से मूत्र मार्ग से पास हो जाते हैं। ठीक है, इजुकुलेट हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं।
इस प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना होगा। इश्यू को अगर मैं बाह्य दृश्य देखा जाए पुरुष जनतंत्र का, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है इधर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब है ये यूरिन को कलेक्ट करने का कार्य करता है। फिर आता है, ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि टेस्टिस कैसे होते हैं, वन पेड में होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और स्क्रोटम की एक थैली रचना से ये घिरे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये वॉश डिफरेंस है, एपिडिडाइमस है ये, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल्स है। इस डायग्राम को आप बना कर देखेंगे घर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों नर प्रजननांग और उसके कार्य। कार्य पूछा गया था, डायग्राम भी बनाना है आपको और कार्य भी बनाने हैं। तो देखते हैं, इधर लिखा हुआ है प्रजननांग का नाम, इधर लिखा है कार्य। प्राथमिक प्रजननांग किसे कहेंगे, ये कैसे होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण का मुख्य कार्य होता है युग्मक, इसका मतलब स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करना, और साथ साथ सेक्स हार्मोन्स या लिंग हार्मोन्स का स्त्रावण करना होता है या सिक्रेशन करना होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आएंगे, अधिवेशन जिसको हम एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रहण करती है। इसका मतलब है कि जो स्पर्म होते हैं इसके मेचुरेशन में हेल्प करती हैं और इसको स्टोर करने का भी काम करती हैं। बात करते हैं शुक्र वाहिका की या वास डिफरेंस की। इनका काम होता है शुक्राणुओं का संग्रहण करना और स्थानांतरण करना, सबका अपना अपना कार्य होता है। जो शुक्र वाहिका होती है यानी कि इसका, ठीक है, ये जो शुक्र वाहिका है, इसको यहाँ से, ठीक है, ये शुक्र वाहिका होती हैं, ये स्थानांतरण या संग्रहण करने का कार्य करती है। फिर आते हैं शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल्स। ये क्या करती हैं, वीर्य के तरल भाग का संश्लेषण करती हैं। अब बच्चों शुक्राणु और वीर्य दोनों में अंतर होता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा समझिए कि एक कांच के गिलास में वाटर है, तो वाटर का जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, जो वाटर लिक्विड है वो वीर्य है, और उस पर कुछ तैरती हुई जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उस वाटर के अंदर तैर रहे हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, स्पर्म होगा, और जिसके जिसके ऊपर वो तैर रहे हैं वो क्या होगा, सीमेन होगा। तो सीमेन बनता है किससे भाई, सीमेन बनता है सेमाइनल वेसिकल से, और स्पर्म से बनता है। आगे इसको समझाने वाला हूँ। तो वीर्य के तरल भाग का क्या होता है, संश्लेषण करता है। वीर्य वह भाग है जिस भाग पर शुक्राणु तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि, इनका कार्य होता है वीर्य के तरल भाग का निर्माण करना, ठीक है, ठीक है। संश्लेषण करना शुक्राशय का काम है, और निर्माण कौन करता है, वीर्य करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। फिर होते हैं काउपर्स ग्लैंड, ये क्षारी तरल का स्त्रावण करता है, यानी कि इसे बेसिक नेचर देता है, यानी कि क्षारी गुण देता है किसको, सीमेन को। क्यों, क्योंकि जो फीमेल की गर्भाशय की जो अंदरी नेचर है उसका एसिडिक नेचर का होता है। उस एसिडिक नेचर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पर्म, ये काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, क्षारीय तरल के रूप में उसको स्त्रावण करने का काम करती है। लास्ट है, सेकंड लास्ट है मूत्राशय यानी कि यूरेथ्रा। ये क्या करते हैं, वीर्य और मूत्र का एक साथ नहीं, अलग अलग संवहन करने का काम करते हैं। फिर है शिश्न यानी कि पेनिस, ये मिथुनांग के वक्त में इसकी मेन भूमिका होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। आपको डायग्राम बनाने हैं, और इन अंगों के जो भी अंग के नाम पूछे गए हैं उनके कार्य को आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम तो पढ़ लिए, लेकिन हमको हल्का सा पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जैसे टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस वास्तव में है क्या, ये दिखता कैसे। ये देखो, ये टेस्टिस का लंब काट है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो नर जनन तंत्र का वह भाग जो शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वृषण कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। और नीचे जो भाग देख रहे हैं उसको बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है वो एक लेयर से जुड़ा होता है, एक लेयर से घिरा होता है, तो उस लेयर को बोलते हैं हम स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम एक थैली रचना होती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, जो लेयर होती हैं, इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। जो पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट में देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ऐसे खाँचे बने हुए हैं। इन खाँचों के अंदर क्या होते हैं,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से ही क्या होते हैं, स्पर्म का निर्माण होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच के क्या कुछ सेप्टम्स होते हैं। बनने के बाद कहाँ जाएगा ये स्पर्म, जाता है रेटिटेस्टिस में। आप देख रहे हैं इस पास जंक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से होते हुए कहाँ जाएगा ये, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडाइमिस से होते हुए ये कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा था कि ये जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसके वृद्धि, विकास और जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस एवं स्क्रोटम से क्या, इसी को हम स्क्रोटम या विषण निवेशन कोष कहते हैं। यानी कि जिस थैली रचना में टेस्टिस होता है उसको हम स्क्रोटम या स्क्रोटम सेक कहते हैं। आइए समझते हैं कि जिस पार्ट पर, जिस जिस थैली रचना पर टेस्टिस या विषण होते हैं वो उनका मुख्य कार्य क्या होता है। इनका मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रक करना या थर्मो रेगुलेशन करना। अगर मैं बात करूँ टेस्टिस से, टेस्टिस के बाहर एक रचना होती है, उस रचना को बोलते हैं विषण कोश या स्क्रोटम, ठीक है। इसका मेन काम होता है थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर का लॉजिक कहाँ आया, इसको आगे समझते हैं। मनुष्य में स्पर्म निर्माण के लिए एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। टेस्टिस शरीर से बाहर त्वचा की कहाँ होती है, एक थैली में दोनों पैरों के बीच में शिश्न के दोनों तरफ लटकते रहते हैं। आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। त्वचा की इस थैली को हम क्या कहते हैं, विषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम सेक कहते हैं। त्वचा की एक थैली होती है जो शरीर के बाहर होती है, दोनों पैरों के बीच शिश्न के ठीक नीचे ये वन पेयर्ड होती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम सेक कहते हैं। अब स्पर्म के निर्माण के लिए कुछ खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इस 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का निर्माण होना संभव नहीं है, स्पर्म नष्ट हो सकता है। तो स्पर्म के निर्माण के लिए हमारे शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस हमको कम ताप की आवश्यकता होती है स्पर्म के निर्माण के लिए। यही वजह है कि जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर, ठीक है, जिसको हम उदर गुहा कहते हैं, एब्डोमेनल कैविटी के बाहर एक थैली में होती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो स्पर्म का निर्माण बॉडी के तापक्रम यानी बॉडी के टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है, बल्कि यह बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर बनता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही, स्कॉटम सिप का मेन काम होता है ताप नियंत्रण करना। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ही बनता है, इसको आपको ध्यान देना है। इसी कारण से टेस्टिस उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इस परमिटेड कॉर्ड द्वारा क्या होता है, लटका रहता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाता है। तो यही वजह है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सेक पर शरीर से बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर पर ये स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका शेप या आकार कैसा होता है इस टेस्टिस का। तो टेस्टिस 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1.24 सेंटीमीटर कैसा होता है, मोटा होता है, और ये अंडाकार शेप में होता है, ठीक है, ओवल शेप पर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका रंग कैसा होता है। टेस्टिस का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम ये पूछा गया है सीजी बोर्ड 2020 में, क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित आरेख या नामांकित चित्र बनाइए, पूछा है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसी को हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, टीएस सेक्शन कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ऑफ ए ह्यूमन टेस्टिकल्स। अब इसमें इन दोनों डायग्राम्स में क्रॉस सेक्शन या इसको हम अनुप्रस्थ काट कौन होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है चित्र 3.3, मनुष्य का वृषण ए जो दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं लंब काट। लंब काट को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको हम एलएस कहते हैं। और दूसरा क्या है बी, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ पार्ट। तो हमको बनाना किसको है,
हमको ये वाला डायग्राम बनाना है बी, अनुप्रस्थ काट। इसको आप नहीं बनाएंगे, अगर पूछा गया जाए तो लंब काट तो आप इसको बनाएंगे, अनुप्रस्थ काट पूछे तो आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि अगर हम एक टेस्टिस को हम उसका ट्रांसफर सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन करें, तो किस प्रकार से दिखता है। कुछ इस प्रकार से रचना आपको दिखाई दे रही होगी कि बीच बीच पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, और इनके बीच में कुछ गोलाकार आपको रचनाएं दिख रही होंगी। ये जो गोलाकार रचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे याद कीजिए, बताया था कि जो टेस्टिस है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में सेप्टम से डिवाइड हुए कुछ सेमनीफेरस, बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होते हैं, अनेक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक इस एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन पर कुछ फूली हुई बीच बीच में 1 2 3 4 5, ये जो फूली हुई रचना दिख रही है, इस कोशिका को बोलते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं सेल को, इस सोलू सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, इस सर्टोली सेल्स के अगल बगल पर कुछ आपको बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग अवस्थाओं में स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स होते हैं। इन स्पर्मेटोसाइट सेल्स से ही क्या होते हैं, मेच्योर होने के बाद एक मेच्योर या परिपक्व शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोसाइट सेल्स होते हैं, जिनसे मेच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। अब इन बीच बीच में कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त कशेरुकाएँ होती हैं और कुछ संयोजी ऊतक होते हैं। इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं, जो आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, इस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को आपको बनाना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोसाइट सेल्स होते हैं। ये सेल्स बाद में मेच्योर होते हैं, तो मेच्योर में स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बीच बीच में इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट पूछा गया है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हल्का सा विस्तार से पढ़ते हैं। अगर कभी पूछ दिया आपको इसका वर्णन भी करें, हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया है केवल आपको नामांकित चित्र बनाना है, लेकिन कभी पूछ दे कि इसका चित्र बनाते हुए वर्णन भी कीजिए, ठीक है, तब कैसे करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से पूरा 1 2 3 4, ये गोला गोला रचना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। नाम से स्पष्ट है कि शुक्राणु बनाने वाली नलिकाएं होती हैं, इसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस में कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। क्या होता है भाई, कुछ संयोजी ऊतक होते हैं, भरा रहता है। इसमें लगभग 400 से 600 क्या होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है भाई, कितने होंगे, लगभग 400 से 600। अगर मैं बात करूं करने के लिए इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं कितना होंगे, 400 से 600 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, स्पर्म फॉर्मेशन कौन करता है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी, यहाँ पर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पर भी क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सबसे जो बाहरी लेयर होगी, इस लेयर को कहते हैं मेम्ब्रेना प्रोपिया। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेना प्रोपिया कहते हैं। और इसके अंदर की जो कोशिकाएं होंगी, इनर लेयर होंगी, इसको हम कहते हैं जर्मिनेटिव एपिथेलियम। ठीक है, तो जर्मिनेटिव एपिथेलियम ही वह पार्ट है जिस पार्ट से स्पर्म का निर्माण होता है। ये अंदर वाले भाग से, जहाँ पर क्या होंगे, स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप करेंगे, फिर मेच्योर स्पर्म का निर्माण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसी सेल को हम लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिका कहते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है, अंतराली कोशिका, 2 कोशिकाओं के बीच में जो अंतर है उसको बोलते हैं, इधर देखिए इस प्रकार से बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है, लीडिंग सेल्स हैं, अंतराली कोशिकाएं हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अब इनका कार्य क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में खाली स्थान में रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं तथा कोशिकाओं का छोटा समूह पाया जाता है। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं, लगभग 400-600 होते हैं। इनके बीच बीच में देखो आप कुछ स्पेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं।
इस खाली स्थान में कुछ टिश्यू होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं और कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह होता है। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, इनका समझते हैं मुख्य कार्य क्या है। ये जो लीडिंग सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इनका मुख्य कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज करना। आपने जब पढ़ाई की होगी तो कहते हैं मेल हार्मोन्स जो टेस्टिस से बनती है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। जैसे कि फीमेल में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है, उसको हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। वैसे ही मेल को मेल बनाने के लिए, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर आना, ठीक है, इस प्रकार से जो मेल को मेल बनाता है उस हार्मोन्स को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नामक जो एक सेक्स हार्मोन्स है। वो कहाँ से होती है? इस टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम सेमनीफेरस इंटरस्टेशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं। इन सेल्स से क्या होती हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज होती हैं। यही जो हार्मोन्स होते हैं वो एक मेल में क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, उसका ग्रोथ करते हैं। इसको हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना, ठीक है। एक एक प्यूबर्टल एज आने के बाद पुरुषों में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी एज, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दाढ़ी मुचकाना, ये सब क्या है? सेक्सुअल करेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं जो इस हार्मोन की वजह से होंगे, ठीक है। सी क्या है? सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल कहाँ है? देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं आपको। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कोई देखो कुछ फूला हुआ भाग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे होते हैं। इस कोशिका को बोलते हैं सर्टोली सेल। अब इसका काम क्या है? अब सपोज कीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सपोज क्या करने दिख रहा है आपको, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्म भी बन गया। अब इस स्पर्म को जिंदा रहने के लिए पोषण कौन देगा, उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो सर्टोली सेल्स, इसको हम नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ताकि नरिशमेंट करने का काम करती है। तो सर्टोली सेल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म है उसको पोषण देने का काम करती है, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ फूली हुई, देखो मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, उसके अंदर के बीच बीच में, ठीक है, क्या होते हैं? कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो फूली हुई होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा था बोलने के लिए आपको कि टेस्टिस डिप्लॉयड होता है। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं, मेम्ब्रेना प्रोपिया और जर्मिनेटिव एपिथेलियम। जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल जो होती है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है। तो इनर लेयर में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्पर्म निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहता है विभाजन? विभाजन का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट सेल से जब नए बनेगी 4 कोशिकाएं तो वो हाफ हो जाएंगी, क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन, हाफ हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम था, यहाँ कितना हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, यानी कि एन हो जाएंगे। 2n था, कितना हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। इसे कहते हैं मियोसिस डिवीजन। तो जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल्स में क्या होंगे? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। इससे क्या बनेगा? स्पर्म का निर्माण होगा। और स्पर्म कैसा होता है? एन होता है, हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। इसे हम क्या कहते हैं? मेल गेमेट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ठीक है सर, स्पर्म बन गया, शुक्राणु का निर्माण हो गया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में होती कैसी है? अभी तो सिर्फ हम रचना देख रहे थे, उनकी कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन सर वास्तव में इसका निर्माण कैसे होता है? तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से स्पष्ट है, स्पर्मेटो मतलब है स्पर्मेटोसाइट सेल्स, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण होना। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जैसे कि हम कह रहे थे गेमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? हो सकता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो। फिर आगे पूछा है मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, और 4 नंबर क्या होगा? उनकी अवस्थाओं को बताने में और उनके
डायग्राम को बनाने में। देखो सचित्र वर्णन लिखा है, ठीक है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब ग्राफिकली द स्टेजेस लीडिंग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमंस, ठीक है। आइए समझते हैं किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वृषण की शुक्र जनन नलिका यानी कि टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की क्या होती हैं, कुछ जर्म सेल्स होती हैं। उनमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। अजूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। द जर्म सेल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो जर्म लेयर है, जिसे मैं कहा था जर्मेटिव एपिथेलियम, ठीक है, जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब है जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें स्पर्म निर्माण करने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं ही शुक्राणु जनन करती हैं, कुछ विशेष टाइप की कोशिकाएं ही कर पाती हैं। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे, उनमें से जो सेल्स स्पर्म को वास्तव में निर्माण करती है उन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को मुख्य 2 चरणों में बांटा गया है। इसका मतलब है कि स्पर्म निर्माण के जो प्रोसेस है इसको हमने 2 स्टेप में बांट दिया है। पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। देखो नाम से स्पष्ट है, शुक्राणु पूर्व बोला है। डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनता है, सबसे पहले शुक्राणु पूर्व बनता है। वो जो अचल होता है, वो नॉन मोडाइल होता है, सबसे पहले उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटिड का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम उसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रक्रिया होगी, फिर शुक्राणु बनने शुरू होंगे। दूसरा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी कि शुक्र कायांतरण, ठीक है। स्पर्मेटिड जो बनता है, जो शुक्राणु बनती है, वो अचल होता है, नॉर्मल होता है, ये चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। मूवमेंट करने की शक्ति उसमें नहीं होती, जिसको हम स्पर्मेटिड बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ प्रक्रिया होती है जिससे वो हेप्लॉइड शुक्राणु निर्माण कर, जो कैसे होगी, गतिशील होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि मेटामॉर्फोसिस, शुक्र कायांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जो हेप्लॉइड स्पर्म है, शुक्राणु है, उनका निर्माण होगा। और कैसा होगा, वो गतिशील होगा। साइंस में इसको हम कहते हैं मोटाइल हो जाना, गतिशील हो जाना, चल। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के भी कितने अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए पहले अवस्था को पढ़ते हैं। पहला अवस्था को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था। जैसा कि नाम दर्शा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि ये अपने आप को गुणन कर रही है, ठीक है भाई। अब कि कहाँ से होगा, तो जैसे कि हमने कहा था कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स में स्पर्म निर्माण करने की क्षमता होती है। उसको बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं आदि जनन कोशिका। आदि का मतलब होता है बहुत प्राचीन, ठीक है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स में क्या होंगे, बार बार कैसे होंगे, समसूत्री विभाजन होगा। इसको हम कहते हैं माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन। अब समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कि वह विभाजन जो अपने पेरेंट सेल्स से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो, उसको हम पुत्री कोशिका कह रहे हैं, डॉटर सेल्स कह रहे हैं। और जो डॉटर सेल्स होंगी अपने पेरेंट सेल्स से जो क्रोमोसोम कैसे होंगे, उसमें समान होंगे। किसी प्रकार से सपोज कीजिए जो पेरेंट सेल होगा, जनक कोशिका होगी, उनमें 46 क्रोमोसोम हैं। जो बनने वाली जो कोशिका, जो डॉटर सेल्स होंगे, उनमें कितने होंगे, वो भी 46 होंगे। यानी क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ नहीं होंगे, समान होंगे। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो क्या होंगे, इस प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होगा, बार बार क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इसके द्वारा कुछ क्या होती है, कुछ कोशिकाएं बनती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं, जो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयड के बाद ही क्या होंगे, वो हेप्लॉइड कोशिका में बनने का काम करते हैं। तो प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे, फिर क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का निर्माण होगा, जो कैसे होंगे, डिप्लॉयड टू एन होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है, इस अवस्था को कहते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रवस्था। अब किसमें वृद्धि होगा, इस जो बने हुए प्राइमरी या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में क्या होंगे, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जिसको हम शुक्राणुजन कोशिका कह रहे हैं, ये क्या होंगे, भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके
आकार में बड़ी हो जाती है। आगे आगे हम डायग्राम को देखेंगे। तथा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि इसको हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी ट्विन का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनी हुई होती है वो कोशिकाएं क्या होती हैं, भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूड को वो इकट्ठा करके अपने आकार को बड़ी कर लेती हैं। और जो बड़ी हुई जो कोशिका होती है उन कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं, जो कैसी होंगी, अभी तक डिप्लॉयड होंगी, द्विलित होंगी, ट्वेन होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अवस्था है, जैसे मैंने कहा था कि स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो आगे मेच्योर हो जाते हैं, तो तीसरा जो अवस्था है उस अवस्था को बोलते हैं मेचुरेशन फेज। इसी को हम परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, पहले गुणन प्रवस्था हो रही है, वृद्धि प्रवस्था आ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेच्योर होने जा रहे हैं। सबसे पहले परिपक्व सेल बनते हैं, फिर परिपक्व सेल बनते हैं। तो क्या है मेचुरेशन फेज, परिपक्वन प्रवस्था। इस व्यवस्था में प्राइमरी यानी कि ये जो सेल्स बने थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में, इसमें क्या होगा, दो बार क्या होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसको हम कहते हैं म्यूसिस डिवीजन। यहाँ पर क्या हो रहा था, समसूत्री, यहाँ पर क्या होगा, असूत्री। हमको पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए वो ट्विन है तो क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, हेप्लॉइड हो जाएंगे। तो म्यूसिस डिवीजन करती है तथा क्या बनती हैं, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनती हैं, जो कैसी होंगी, एन होंगी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड थी, अब इसमें क्या हो गया, म्यूसिस डिवीजन हो गया, फिर क्या होंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल यानी कि एन बनाने का निर्माण करेंगी। और कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 हेप्लॉइड गतिशील, हालांकि यह गतिशील नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये अगतिशील होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, इसको सहार लेंगे आप लोग। भारी यानी कि काफ़ी वजनीय होंगे, शुक्राणु पूर्व का निर्माण करती है। ठीक है, कितना, 4, यहाँ पर सुधार लेंगे, गतिशील नहीं होगा, वो अगतिशील होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो 4 हेप्लॉइड अगुणित भारी शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कहते हैं, इसी को हम शुक्रायंत्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा जो 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ है उसमें क्या बनेगा, फिर शुक्राणु का निर्माण होगा, जो कैसे होंगे, गतिशील होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लिए हैं, आगे इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हाथों से बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। चलिए पढ़ते हैं। सबसे जो पहली प्रवस्था क्या होगी, पहली जो प्रवस्था होगी किस में होगी, सबसे पहले होगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स, इसको हम कहते हैं आदि जनन कोशिका, ये ट्वेन होती है। इन कोशिका में क्या होगी, गुणन प्रवस्था होगी, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सी कोशिका में, प्राइमोडियल जर्म सेल्स में होंगी। आदि जनन कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिका बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ट्वेन था, विभाजन होगा एक बार, समसूत्री विभाजन, एक से कितने बन गए, 2 बन गए, तो एक यहाँ एक यहाँ, फिर क्या करेंगे, दूसरी बार क्या विभाजन करेंगे, फिर एक से कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, इसको आप चाहे तो पेन कापी में लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, क्या बना इससे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बना। अब इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में क्या होगा, जो दूसरी जो अवस्था होती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वो जो प्रवस्था होगी उस प्रवस्था को बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था। इस प्रवस्था को हम ग्रोथ फेस कहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं वो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके क्या करती हैं, अपने आकार को बड़ा कर लेती हैं। देख पा रहे हैं आप, ये 2n कोशिका थी, भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, कितना बड़ा, इतना बड़ा बन गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक है, ये भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड फेज में होंगी, ट्वेन होंगी, अभी क्रोमोसोम हाफ नहीं हुआ है, 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होंगे, परिपक्वन अवस्था होगी, मेचुरेशन फेज होगी। इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, 2 बार कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा। अब यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ होने शुरू हो जाएंगे। जो इसमें क्या होंगे, 2 विभाजन होंगे, 2 म्यूसिस होंगे, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस जो फर्स्ट होगा उसमें जो 2n कैसे हो जाएंगे, n हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कैसे हो गए, ये n हो गए। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स को द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका कहते हैं, जो कैसे होंगे, हेप्लाइड होंगे, अगुणित होंगे, यानी कि क्रोमोसोम में अगर यहाँ पे 46 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे,
23 हो जाएंगे। ठीक है, इस सेकेंडरी इसमें क्या होंगे, फिर से विभाजन होगा, इसको बोलते हैं मेयोसिस डिवीजन सेकेंड। और कैसे होंगे ये, समसूत्री के समान होंगे। ठीक है, यहाँ से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, यहाँ से 2 कोशिकाएं कितने होंगी, 4 बन गए। 4 क्या बन गए, स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। तो मेरे ख्याल से जो पहला प्रक्रिया है ए वाला प्रक्रिया, स्पर्मेटिड का हमने निर्माण कर लिया। दूसरी जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया। इस बने हेप्लॉइड स्पर्मेटिड का क्या होगा, शुक्र कायंत्रण होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो गया है। शुक्राणु क्या है, मेलगेमिट होते हैं, ये इसके हेप्लॉइड कहते हैं। ये कैसे होंगे, गतिशील होंगे। स्पर्मेटिड और शुक्राणु दोनों में अंतर ये होगा, स्पर्मेटिड में पूछ नहीं आए होते हैं, ये अचल होते हैं, लेकिन शुक्राणु गतिशील होते चल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, इसका नोट्स बना लेंगे और जैसा मैं लिखा हूँ उसे बनाकर आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसका मतलब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने अभी निर्माण किया, शुक्राणु का निर्माण किया, वो दिखता कैसे है, उसका आपको डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर केवल डायग्राम बनाने को बोला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे कि सचित्र वर्णन करना है तो आपको इनके बारे में बताना भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये स्पर्म आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन स्पर्म है, इसको आपको नहीं बनाना है, आगे जो वीडियो बताऊंगा उसको बनाना है। बस समझाने के लिए है कि जो स्पर्म होते हैं इसके कितने भाग होते हैं, मेनली 3 भाग होते हैं। ये आप हेड देख रहे हैं, टेल देख रहे हैं, और मिड रीजन है। तो हेड, मिड पीस एंड टेल, ये मुख्यतः 3 भागों में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं स्पर्म। हेड पोर्शन में क्या होते हैं, जो सामने सबसे ऊपरी पोर्शन है उस पोर्शन को बोलते हैं क्या भाई, एक्रोसोम कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा, एक्रोसोम गाल्जी बॉडी के बने होते हैं, और बीच में क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस होता है जहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये नेक रीजन है जिसको ग्रीवा कहते हैं। और जो मिड पीस है, इस पीस पर क्या होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल शेप्ड होते हैं जिसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और यहाँ पर एक एक्सियल फिलामेंट टेल तक यहाँ पहुँचा हुआ है, इस भाग को हम टेल कहते हैं, जिससे ये गतिशील होती हैं। तो अगर कभी आप ऐसा सोचते हैं कि स्पर्म गति कैसे करते हैं, तो स्पर्म में क्या होते हैं, टेल्स होते हैं। तो टेल्स के सहारे क्या करते हैं, गति करने का काम करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु, यह एक परिपक्व सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक होता है। हम इसको अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मेच्योर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल यानी कि चल, पतली, बहुत थिन, लगभग 5 माइक्रोन की लंबी रचना होती है। लगभग सभी जंतुओं में शुक्राणु की रचना जैसी होती है, यानी जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें स्पर्म कैसे होंगे रचना, उसकी लगभग लगभग समान होंगी। हेड, मिड पीस, टेल ही पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, है ना, फिर लिविंग सेल्स की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, डेड सेल की थी। ठीक है, ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की सबसे पहली बार। ठीक है, तो इन्होंने स्पर्म सेल को ही देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेप कैसा होता है, ये स्पून शेप्ड होता है, चम्मच के आकार का होता है। क्या चम्मच के आकार का दिख रहा है, ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, साइज कैसा है, 0.05 mm यानी कि 5 माइक्रोन बोलो या mm में कहे तो 0.05 mm का होता है। अगर मैं इसको माइक्रोमीटर में नापूं, इसको कहते हैं 50 माइक्रोमीटर का होता है, जो भी चाहे ले सकते हैं। मूवमेंट, ये मूवमेंट कैसे करते हैं, अगर मैं बात करूं, ये 4 mm प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 4 मिलीमीटर ये गति तय करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि कितनी होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स। इसका मतलब ये है कि स्पर्म निषेचन से पहले 24 घंटे जिंदा रहती है। ठीक है, सीमेन, अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि स्पर्म और सीमेन में अंतर है। ठीक है, ये वीर्य जो बनता है वो सेमाइनल वेसाइकल्स में जाकर बनता है, क्योंकि वहाँ पर सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं। सेमाइनल फ्लूइड को सेमाइनल द्रव भी बोलते हैं, इसके साथ स्पर्म बनता है। तो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड ये दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण कर सीमेन का निर्माण करते हैं। ठीक है,
आगे है इजुकुलेशन यानी कि स्खलन, यानी कि सीमेन का बाहर निकलना। अब हम सीमेन वर्ड यूज़ करेंगे। स्पर्म तो ये है, स्पर्म में जो लिक्विड होता है दोनों मिलाकर क्या होता है, सीमेन का निर्माण करता है। स्खलन होता है, इजुकुलेशन होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज पर इजेक्शन, यानी कि एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं पर एजुकुलेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिखा हुआ है वीर्य या शुक्र, इसको सीमेन को हम वीर्य शुक्राणु कहते हैं। तो वीर्य के अंदर स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, सीमेन या वीर्य या शुक्र शुक्राणुओं, शुक्राशय द्रव्य, पुरस्थ एवं कॉपर्स ग्रंथियों के स्त्राव को एक संग क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो वीर्य बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें यूरेथ्रा की दीवार में स्थित यूरेथ्रल ग्रंथियों का भी स्त्राव सम्मिलित होता है। यह मैथुन यानी कि कॉपुलेशन, ठीक है, के अंतिम चरण में एक गाढ़े, ठीक है, सफ़ेद द्रव के रूप में निकलता है। मनुष्य के एक स्खलन में लगभग 2.5 से 3.5 मिलीलीटर वीर्य निकलता है, जिसमें करीब 20 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितना होते हैं, 20 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। इसमें से केवल 80% ही जीवित अवस्था में होते हैं। वीर्य में अन्य पदार्थ के अलावा क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कैल्शियम साइट्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों स्पर्म का डायग्राम है जिसको आपको बनाना है। ये आपके बुक में है, आप अपने चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, चित्र क्रमांक 3.16। ए लिखा हुआ है यहाँ पर ये जो सामने वाला है, एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना, यानी कि एक मेच्योर स्पर्म का डायग्राम है। इसी डायग्राम को ही आपको एग्जाम में बनाना है। जो पहला डायग्राम था समझाने के लिए था आपको, इस डायग्राम को ही आपको बनाना है और प्रॉपर आपको लेबलिंग करना है। इसको बोलते हैं लेबल करना। ये डायग्राम बना लिए, इसको इस प्रकार से इसके बारे में लिखना होगा आपको। इसको बोलते हैं लेबलिंग करना। ठीक है, व्यवस्थित करना। दूसरा है आवर्धित चित्र, यानी कि इसको मैग्नीफाई किया गया, इसको और जूम किया गया है तो ये दिखता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों को बना सकते हैं, एक को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। ये आपका हेड रीजन, मिड रीजन और टेल रीजन, तीन भाग होते हैं स्पर्म के। हेड, सिर, मध्य भाग और पूंछ भाग। ठीक है, ये हेड रीजन है, मिड पीस है और टेल रीजन है। चलिए एक इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिर, यानी कि इसके बारे में, हेड के बारे में। स्पर्म का जो हेड है वो स्पून से दिखता है, समझते हैं सिर। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है ग्रीवा, यानी कि ये वाला भाग, इसको बोलते हैं ग्रीवा, यानी कि नेक, गर्दन वाला पार्ट इसका स्पर्म का। ठीक है, सबसे पहले हम हेड को देखते हैं। हेड में जो पहला पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। आप देख पा रहे हैं ये हेड का रीजन है और हेड के इस रीजन को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया। और साइटोप्लाज्मिक एरिया के बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से बहुत सारे क्या है आपको, न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और ये कैसे होंगे इसके क्रोमोसोम, हेप्लॉइड होते हैं। न्यूक्लियस कैसे होंगे, ये हेप्लॉइड यानी कि अगुणित होंगे। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 होंगी। ठीक है, क्योंकि म्यूसिस की प्रक्रिया हुई तो आधी हो गई। ठीक है, दूसरा जो रीजन है उसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपरी पार्ट आपको दिख रहा है केप लाइक, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। केप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये टोपी नुमा होता है। इस भाग को बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बना होता है गोल्जी बॉडी से। अब एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, ये किससे बना हुआ है, गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। और एक्रोसोम में क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम्स होता है। कहाँ पर होंगे, इस एक्रोसोम पर होंगे, यहाँ पर। ये ऊपर दिख रहा है आपको इस पार्ट को बोलते हैं एक्रोसोम। ये गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। इस एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है, इसको इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अब इस एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, जब भी निषेचन होने वाला होता है, ठीक है, निषेचन के समय जो ओवम्स होती हैं, अंडाणु होती हैं, अंडाणु में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उन लेयर को तोड़ने के लिए, उनको पेनिट्रेट करने के लिए इस स्पर्म के एक्रोसोम द्वारा कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। उसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जो अंडाणु को भेदने का काम करती है, पेनिट्रेशन करने का कार्य करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना होगा। ऊपरी पार्ट को बोलते हैं पेरी एक्रोसोमल एरिया, फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर एक्रोसोम होता है, हेड रीजन है, कैप्सूल रीजन है, न्यूक्लियस है, और इनके चारों सबसे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका में हमको पता है कि भाई ये ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन स्पर्म सेल है। ह्यूमन सेल में क्या होगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है भाई, बी यानी कि ये वाला भाग ग्रीवा, इस भाग को बोलते हैं नेक रीजन। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको कुछ स्टार जैसा, ये स्टार नहीं है, ये सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य होता है सेल को डिवाइड करना। अब ये सेंट्रियोल कहाँ काम आएगा, ये सेंट्रियोल काम आएगा कि जब निषेचन हो जाएगा, कहाँ पर, अंडाणु में जाएगा, ये निषेचन होगा तो जो क्या होगी वहाँ पर अलग अलग विभाजन होगा, तभी तो एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो कहाँ जाएगा, ये सेंट्रियोल ही जाता है कहाँ पर, अंडाणु पर, क्योंकि अंडाणुओं में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होते हैं। सेंट्रियोल पाए जाते हैं कहाँ पर, इसको हम तारक केंद्रक बोलते हैं, ये केवल स्पर्म में भी होते हैं। तो स्पर्म से ही सेंट्रियोल भी मिलता है, मिलने के लिए। ठीक है, कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं भाई पहला को, ये आपको दिख पा रहा है ये वाला ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, इसको बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्रक। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही ओवम में जाता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही इस न्यूक्लियस के साथ जहाँ कर जाकर अटैच हो जाएगा। निषेचन के समय यह अंड कोशिका में चला जाता है। यह क्लीवेज यानी कि विदलन यानी कि एम्ब्रियो में जब बहुत सारी कोशिकाएं डिवाइड करती हैं उस वक्त ये काम करती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र, यानी दूर है यहाँ से। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सब क्या है, ये सॉरी यहाँ पर ये वाला भाग पर क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं। ये मिडिल पीस पर होते हैं, नेक रीजन पर होते हैं। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एक्सियल फिलामेंट। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक रस्सी जैसी रचना दिख रही है आपको पूंछ तक, इस भाग को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, इसको अक्षी तंतु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा जो भाग है, इस भाग को कहते हैं मिडिल पीस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को बोलते हैं मध्य भाग या मिडिल पीस कहते हैं। आइए समझते इसके अंदर क्या होता है। मध्य भाग के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे क्या होता है, मेंचेट परत बोलते हैं। ठीक है, इसके लेयर होती है चारों ओर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंचेट परत। स्पर्म को गति देने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मिलता है। इसका मतलब है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग पर होता है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के मध्य भाग मिडिल पीस पे होता है और इसका मेन काम होता है स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। हमको पता है कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का भूमिका क्या होती है, पावर ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सियल फिलामेंट, अक्षी तंतु, क्योंकि यहाँ से एक अक्षी तंतु निकलती है, इसको हम मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है। सबसे लास्ट आता है टेल। मानव का शुक्राणु गतिशील होता है जिस पर एक्सियल फिलामेंट उपस्थित होता है। तो एक्सियल फिलामेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मूवमेंट कर पा रहा है, तो सहारा दे पा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक आए हैं। इसका मतलब है कि आप काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं। कहीं भी इस वीडियो पर आपको कोई समस्या हुई हो या कोई बात आपको समझ नहीं आ पाई हो तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट करेंगे, या इस चैप्टर से कोई भी डाउट होंगे तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मेरी कोशिश होगी कि आप उस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा सकूँ। इसके अलावा मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है सीजी बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है। अब इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पर जाएंगे तो मेरे वीडियो पर जाएंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का लिखा हुआ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ आपके प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ अपडेट्स उसमें डालता हूँ। दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा, कैसे डाउनलोड करें सर, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में ऑप्शन नहीं होता कि मैं पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकूँ, तो टेलीग्राम चैनल में होता है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आप जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है सीजी बोर्ड प्रिपरेशन। वहाँ पर जाकर आप मेरे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे। लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा www.freepik.com का, कि जो कुछ कुछ जो इमेज हैं उससे लिया गया था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नवोध बुक का, 12th बायोलॉजी का, जिससे सारे आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।